Hi, I'm Kanika. I have secured All India Rank 64 in UPSC Civil Services Exam 21. Mm, so I'll be taking this live session with you, discussing some very general queries, and then later half में I'll discuss some questions. Okay. सो लिटिल बैकग्राउंड मैं आई गिव यू। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन किया था मैथमेटिक्स ऑनर्स फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था। मैंने फुल टाइम कोचिंग भी ली थी स्टार्टिंग में, बट फिर मैंने 16 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। मैंने 2017 में भी प्रीलिम्स दिया, अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं क्लियर हुआ मुझसे। 2016, 17 एंड 2020 ये 3 प्रीलिम्स मैंने दिए थे और मेरा एक भी बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि प्रीलिम्स में क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट and I happened to clear all the 3 stages and secured a very fine rank and got the desired service. तो मेरे से जनरली ये पूछते हैं कि प्रीलिम्स में स्पेशली क्या तैयारी करते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि देखिए, जो सिलेबस है ना यूपीएससी का, वो ओवरलैपिंग सिलेबस होता है प्रीलिम्स का और मेंस का। तो आप सब्जेक्ट्स देखिए, जो मेंस में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनका एक अलग से लिस्ट बना लीजिए। बस आपको वो स्पेशली अलग से करने हैं मेंस के लिए। बाकी मैं आपको यही कहूँगी, हमेशा कंबाइंड तैयारी कीजिए। ऐसा मत करिए कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और फिर मेंस की अलग कर रहे हैं। इंस्टेड आप करिए कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसके आप एक सेट ऑफ नोट्स या एक बुक जो भी आप रेफर करते हैं वो बनाइए और उसी को प्रीलिम्स के लिए पढ़िए, उसी को मेंस के लिए पढ़िए। बस प्रीलिम्स से 2 महीने या 3 महीने पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपको फैक्ट्स पे और बिटवीन द लाइन्स जो चीज़ें होती हैं, रीजंस होते हैं, कुछ बहुत वन लाइनर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन पे ध्यान देना है। तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो आप प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए एक जो रामबाण चीज़ होती है वो ये है कि आप मॉक्स दीजिए। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए अपना सिलेबस खत्म होने के बाद, और साथ-साथ भी कीजिए। उसके बाद आप मॉक्स दीजिए। अब मॉक्स कैसे देने हैं? ऐसा नहीं है कि आप 3 इंस्टीट्यूट से 3 या 4 इंस्टीट्यूट की सबकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे। आप ये कर सकते हैं कि एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, ठीक है? और बाकी आप मार्केट से वो जो हार्ड कॉपी मिलती हैं, आप वो ले लीजिए और उनको करिए। रोज़ आप एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चंस कीजिए, तो उससे आपका प्रीलिम्स का एक वो बनेगा। वो आपको प्रीलिम्स क्लियर कराने की एक स्टेज है, मतलब उस पे वो तो करना ही पड़ेगा आपको। अब इन जैसे फॉर एग्जांपल पीपल से कि मैंने 100 मार्क्स दिए या फिर 80 मार्क्स दिए, तो हाँ, ये बहुत पॉसिबल है, ये दे सकते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन 80 मार्क्स को करने के बाद दोबारा आपको ये मार्क्स नहीं टच करने हैं। इनको कंपाइल कीजिए अपने नोट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पूरी कर ली है या पॉलिटी किसी भी बुक से कंप्लीट कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, आप 4 या 5 सेक्शनल मॉक्स उठाइए किसी भी इंस्टीट्यूट के कहीं से, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही उठाइए और इनको कीजिए। 4-5 दिन लगा के अच्छे से आप ये क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चंस करते वक्त आप लिखते जाइए किस किस टॉपिक में आपको डिफिकल्टी आ रही है। वापस से बुक उठाइए, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी की है तो आप लक्ष्मीकांत उठाइए या एनसीईआरटी 11th की वो उठाइए। आप देखिए कि कहाँ किस लाइन से वो क्वेश्चन पूछा गया था और आपका गलत हुआ या आपको नहीं आता था। उस बुक में जाके वहाँ पे मैं जो करती थी मैं आपको बता देती हूँ, मैं वहाँ पे स्टार मार्क या फिर क्वेश्चन लिख देती थी, क्यू यू या फिर क्यू लिख देती थी, ताकि जब मैं दोबारा रिवाइज करती थी तो मुझे पता होता था कि क्वेश्चन आया है। तो अगर मुझसे अभी आज आके कोई पूछे कि 3 बार प्रीलिम्स क्यों नहीं क्लियर हुआ, तो उसका एक ही रीज़न है कि मैंने क्वेश्चंस को सीरियसली नहीं लिया, मैंने मॉक्स को सीरियसली नहीं लिया। एक ये चीज़ होती है कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं 10 टू 15 टाइम्स, हर बुक बहुत नॉर्मली सब कंप्लीट करते हैं, आपको भी करनी पड़ेगी, सभी को करनी पड़ेगी। बट ओवर द टाइम हम वो बुक को जब पढ़ रहे होते हैं तो हम सेम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए हमें मॉक्स ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि इन बिटवीन द लाइन्स हम बहुत चीज़ें स्किप कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मेरा बस एक ही स्ट्रैटेजी है, मैं ज़्यादा इस पे नहीं बोलूँगी। आप मॉक्स कीजिए, हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करके उसके सेक्शनल मॉक्स दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, कंपाइल कीजिए
और लास्ट के जो मंथ है, लास्ट का जो मंथ है, उसमें आप सेम मॉक्स को दोबारा रिवीजन के लिए नहीं रिपीट करेंगे। दैट इज हाउ यू विल सेव टाइम। ठीक है। अच्छा, तो स्टैटिक के लिए तो ये हो गया प्रीलिम्स में। इसके अलावा है करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स में स्टैटिक का मैंने बता दिया आपको। एक स्टैंडर्ड बुक रखनी है, पहले एनसीईआरटीज पढ़नी है हर सब्जेक्ट की, फिर आपको एक स्टैंडर्ड बुक रखनी है। स्टैंडर्ड बुक जब आपकी 4 to 5 टाइम्स हो जाए, आपको मॉक्स लगानी है। आपको अपनी बुक या नोट्स जो आप बनाते हैं उसमें रिकम्पाइल करना है मॉक से जो एडिशनल फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर पे है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी एक न्यूज़पेपर, उसको लाइटली पढ़िए। पर मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर में से बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, डेली नोट्स। मैंने ऐसा नहीं किया। न्यूज़पेपर को पढ़िए जैसे एक आम आदमी पढ़ता है, ठीक है, आप आधे घंटे ही 45 मिनट्स तक न्यूज़पेपर पढ़िए। बट बिकॉज आपको यूपीएससी का सिलेबस पता है, तो आपको न्यूज़पेपर में से ये पता है इम्पोर्टेंट क्या है। मैं टॉपिक लिख लेती थी कि चलिए फॉर एग्जांपल इंडो रशिया रिलेशन का चल रहा है कुछ, तो मैंने लिख लिया एक जगह। फिर जब मंथली आती थी, मंथली मैगजीन की जो कंपाइलेशन आती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, उठा लीजिए, मैंने विजन आईएएस किया था, ऑल दी 4 अटेम्प्ट्स में मैंने विजन आईएएस किया था। कोई भी एक इंस्टीट्यूट का उठाइए, उसमें से देख लीजिए कि आपका सब न्यूज़पेपर का टॉपिक जो आप नोट कर रहे हैं वो कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप इंटरनेट से सर्च करके एडिशन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मंथली मैगजीन आप पढ़िए। मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मंथली मैगजीन पढ़ा था। जो प्रीलिम्स के से पहले और मेंस से पहले पीटी 365 आता है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपने मंथली मैगजीन को 6 to 7 टाइम्स आराम से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए वो बहुत सफिशिएंट है। अननेसेसरली एक्स्ट्रा कंटेंट मत गैदर कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है पीटी 365 पढ़ने के लिए। और ये आपका करंट अफेयर का सोर्स रहेगा। एक और चीज़ है कि अपने दिमाग से ना ये जो फोमो होता है इसको निकालिए कि मैंने सिर्फ एक ही मैगजीन किया है, मैंने न्यूज़पेपर रेगुलरली नहीं पढ़ा, या फिर मैंने डेली जो क्विज आते हैं वो नहीं किए। अगर आप एक मंथली मैगजीन को भी होल हार्टेडली कर लेते हैं वर्ड टू वर्ड, आई एम टेलिंग यू, अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के फॉर एग्जाम्पल आते हैं तो आप 8 आराम से कर पाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए ये है, दिस इज फॉर जीएस पेपर 1। लेटली जो है जीएस पेपर 2 जो है सी सैट, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है। तो जिन लोगों को जो लोग थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते या आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, फॉर एग्जांपल कहने का है एक मतलब कि आप मैथ्स और ये सब करना छोड़ चुके होते हैं स्कूल में ही, तो उनके लिए मैं कहूँगी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सी सैट के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, टॉपिक वाइज जो आते हैं सी सैट के वो कीजिए। ठीक है। और इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन आरसी वाला जो पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है सी सैट में, तो आपको इन्फ्रेंस निकालना आना चाहिए। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। तो जब ये क्वेश्चन यहाँ पे मुझसे किसी ने पूछा है न्यूज़पेपर को स्किप कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, ये नहीं कर सकते। सॉरी टू से दैट कि आप न्यूज़पेपर को स्किप नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि आप डेली नहीं पढ़ रहे, 3-4 दिन का इकट्ठा पढ़ रहे हो, वो भी लग करते हैं कुछ लोग, तो वो कर सकते हो आप। कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो 3-4 दिन लगातार, तो आप न्यूज़पेपर 3-4 दिन के इकट्ठे पढ़ लियो, जो कि नहीं करना चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट, बट स्टिल वन कैन डू दैट अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम है तो। बट न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उससे आपका सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन वाला पावर बढ़ेगा और अदरवाइज भी। अच्छा, अब मैं फिर क्वेश्चंस ले लेती हूँ थोड़े, बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। 1 ईयर मीन टेस्ट सीरीज, अच्छा ठीक है। तो एक बात को समझ लीजिए, जब भी कोचिंग का नाम आता है आज की डेट में, तो वो कन्वेंशनल कोचिंग नहीं होता। उससे सिर्फ मतलब, कोचिंग का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, इन द सेंस कि आप कहीं से गाइडेंस मिल रही है आपको। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, और मोस्टली आपको सभी कैंडिडेट्स ये रिकमेंड करेंगे कि आप कोचिंग के पीछे ना भाग के टेस्ट सीरीज लीजिए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लीजिए, मेंस की टेस्ट सीरीज लीजिए। जून 21 में जो प्रीलिम्स होना था वो पोस्टपोन होकर अक्टूबर में हो गया था। उसके लिए मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की थी जनवरी में। जनवरी से लेके सितंबर, उससे पहले मैंने थोड़ा जनवरी से लेके अगस्त एंड तक मैंने लगभग 80 मॉक्स दिए होंगे।
3 से 4 इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स मैंने दिए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 4-5 बार किया था। तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको मैंने बता दिया है मॉक्स का एंटायर इम्पोर्टेंस। मेंस के लिए किसी ने मेरे से पूछा ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर आप खुद डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी से अपना रिव्यू करवा सकते हैं आंसर्स, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप खुद भी अपने आंसर्स रिव्यू कर सकते हैं तो वो और भी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं कर सकते या आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज लीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। रफली उसमें 8 से 12 सेक्शनल टेस्ट होते हैं मेन के, और फिर फुल टेस्ट होते हैं 2 हर एक सब्जेक्ट के, जीएस 1, 2, 3, 4 के। तो हाँ, आप मेंस के लिए टेस्ट सीरीज इज आल्सो गुड, बट आंसर राइटिंग तो करना पड़ेगा ना। आंसर राइटिंग तो इन एनी केस करना पड़ेगा। आप प्रीलिम्स के बाद कीजिए अगर कॉन्फिडेंट है तो, या पहले कीजिए। मेंस टेस्ट सीरीज कौन सी अच्छी है? देखिए, मेंस टेस्ट सीरीज सब सेम है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका थोड़ा चेकिंग का स्टैंडर्ड अच्छा है, आपको वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, अल्टीमेटली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर आपको आंसर राइटिंग में कॉन्फिडेंट हैं आप, मुझे राइटिंग ठीक था, मेरा राइटिंग स्किल्स मेरे ठीक थे, तो मैंने काफ़ी कम मेंस की टेस्ट सीरीज़ लिखी थी। बट मैंने ये ज़रूर किया था कि मैंने 3-4 इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ लेके उनके सॉल्यूशंस को एक बार गो थ्रू कर लिया था, जस्ट सो दैट मेरे से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सा कई बार टॉपिक होता है वो छूट ना गया हो। तो कई बार टेस्ट सीरीज़ में कवर हो रखा होता है, तो आप वो कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लीजिए। कहाँ से चेक करवाए थे मीन्स मॉक टेस्ट? तो मॉक टेस्ट आप जिस टेस्ट सीरीज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे उसको चेक करके देंगे आपको। उनको थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना है। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं आपको कि आप इंट्रोडक्शन लिखिए, कंटेंट लिखिए, वे फॉरवर्ड लिखिए, कंक्लूजन लिखिए। किसी किसी आंसर में आप नहीं लिखते तो आपको कम मार्क्स दे देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो ठीक है, आप खुद देखिए। एक एवरेज स्कोर होता है 80-90, आप लेके आइए टेस्ट सीरीज में, ठीक है वो स्कोर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 11th की एनसीईआरटी पढ़िए, मस्ट है वो पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए, बॉक्सेस पढ़िए। उसके बाद आई थिंक दिस वन नितिन सिंघानिया होता है ना आर्ट एंड कल्चर का, उसका वो बुक पढ़ लीजिए, उसमें सिलेक्टिव रीडिंग करिए। सेल्फ स्टडी के लिए बुक लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, उसके लिए तो मैं स्पेशली क्या बताऊँ आपको। स्टैटिक पोर्शन से सप्लीमेंट करना करंट अफेयर्स को, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ये स्टार्ट कर रहे हैं ना प्रिपरेशन, तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि ये स्टैटिक है, ये करंट अफेयर है, इसको सेग्रीगेट करो दोनों चीज़ों को। पर आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, अगर जिस मोमेंट पे आप 4-5 बार स्टैटिक की रीडिंग कर चुके होंगे और करंट अफेयर्स से बिल्कुल वाकिफ होंगे, तो आपका वो खुद लिंक होगा दिमाग में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म इज अ टॉपिक, और इंडिया में बहुत मुद्दा चलता रहता है सेक्युलरिज्म में, तो आप इसका ये खुद कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में या अदरवाइज इंटरनेट पे आते रहते हैं, तो ये खुद कनेक्ट होता जाएगा। तो आप ऐसे स्पेशल डेलिबरेट एफर्ट करने मत बैठिए कि मैं लिंक कैसे करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कोरल रीफ्स पे मान लो कोई क्वेश्चन आता है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ पे क्या हो रहा है। वो आपसे कोरल्स के बारे में कुछ पूछ लेंगे मेंस में, तो आप एक लाइनर उधर डाल देंगे एंड में या स्टार्टिंग में कि देखो ऑस्ट्रेलिया में कोरल ब्लीचिंग हो रहा है और ये सब हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे अपने आप लिंक होगा। सी आप once you will analyze previous year questions for mains, you will see that there is no direct question for current affairs. करंट अफेयर, करंट में जो कुछ हो रहा होता है उसके बेस पे स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अटॉर्नी जनरल पे कुछ मुद्दा चल रहा है, तो वो आपसे अटॉर्नी जनरल की पावर्स वगैरह पूछेंगे। दैट इज हाउ यू लिंक करंट अफेयर्स एंड स्टैटिस्टिक्स व्हाइल यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर। इन केस समथिंग कम्स अप, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट पावर आता है उसमें, तो आप जाके देखिए कि पॉलिटी में दिया हुआ है प्रेसिडेंट का पावर, वो सब आपको पढ़ना है। तो एकदम से ये
बहुत ना प्रेशर मत लीजिए आप खुद दिमाग पे कि लिंक कैसे होगा। स्टैटिक की बुक्स हैं, करंट अफेयर की मैगज़ीन्स हैं। रिपीटेड रिवीजन कीजिए, अपना दिमाग आपका खुद लिंक करने लग जाएगा चीज़ों को। GS3 की स्ट्रैटेजी विद सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, GS3 बहुत डायनामिक पेपर है, उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और मोस्टली सब इस तरह से हैं कि करंट अफेयर बेस्ड हैं। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। इकोनॉमी का बुक्स वगैरह पता होती हैं सबको, साइंस का करंट अफेयर होता है। सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप क्या करिए कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैंने विजन आईएएस का लिया था, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लीजिए। एक बुकलेट आती है पतली सी, सिक्योरिटी की आएगी, पतली सी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आएगी। और डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी लिंक्ड है, तो आपका करंट अफेयर में भी अपडेट होता रहता है। वो विजन आईएएस की मंथली में डिटेल में आता है, तो आप यहाँ से कवर कीजिए सिक्योरिटी को भी, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी। किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठा लीजिए, वो पढ़िए, उसमें कुछ कुछ करंट अफेयर में आता रहता है, तो उसमें लिंक कर लीजिए। ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट के लिए कोई बुक नहीं ढूंढनी है आपको, जो इसकी नहीं अवेलेबल है खोजने मत बैठिए। मटेरियल बहुत है, पढ़िए उस मटेरियल को। आईआर कैसे तैयार करें? आईआर हमेशा करंट बेस्ड होता है। इस बार अफ्रीका पे आया था। अच्छा, करंट और कंटेम्प्रेरी में डिफरेंस समझिए। करंट होता है कि बिल्कुल जैसे अभी चल रहा है हाल फिलहाल में 1 डेढ़ साल में। ज़रूरी नहीं है यूपीएससी हमेशा करंट अफेयर पूछेगा, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स भी पूछेगा कि आज कल चल रहा है, कि हुआ था 2-3 साल पहले पर पूछ अब लिया। अफ्रीका इज इमर्जिंग समथिंग कॉन्टिनेंट ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो आईआर को आप करंट अफेयर की तरह से प्रिपेयर करेंगे। देखिए, जब आप मंथली मैगज़ीन कर रहे होते हैं ना, जब आप मंथली मैगज़ीन कर रहे होते हैं, उसमें आईआर का जो सेक्शन होता है, उसमें सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट करते हैं कि इंडो रशिया पे डिटेल में आया था जब अभी यूक्रेन का चल रहा था। ऐसे ही इंडो यूएस का बढ़िया आया था। तो ऐसे-ऐसे करके आप देखेंगे 1 साल का मैगज़ीन तो करना ही है, तो 12 से 18 मंथ्स का जो मैगज़ीन आप करेंगे, उसमें आपका कंट्री वाइज रिलेशन विद इंडिया कवर हो जाता है, और वो सफिशिएंट है आईआर के 2 या 3 क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए। आईआर के क्वेश्चंस में मार्क्स सिक्योर करने हैं आपको, तो आप वो करेंगे, उसमें थोड़ा-सा वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज डाल दीजिए कहीं पे 1-2 लाइन। मैप ज़रूर बनाइए। ये 2-3 चीज़ें कर लीजिए, आईआर हो गया। मैं आपको रिपीटेडली ये बात बोल रही हूँ कि जो मंथली मैगज़ीन्स आप जो पढ़ते हैं ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल हैं जीएस पेपर 3 के लिए, तो बहुत स्पेशली इम्पोर्टेंट है ये। आप देखेंगे कि साइंस आपको कहीं और से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन केस आप चलिए साइंस बैकग्राउंड से हैं थोड़ा बहुत और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप ये करंट अफेयर का मैगज़ीन पढ़ लीजिए, आपका साइंस भी प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे ही सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इंटरव्यू कैसे होता है? ये थोड़ा डिटेल्ड चीज़ है इंटरव्यू। देखिए, मैं आपको एक चीज़ मोटी-मोटी चीज़ बता देती हूँ कि इंटरव्यू को ना आप उस पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत एक्सेल किया है इंटरव्यू में और मॉक्स इंटरव्यू में, तो आपका एक्चुअल इंटरव्यू में भी 215 नंबर दे देंगे आपको, नहीं। आप ये मान के चलिए कि इस तरह का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर लीजिए कि 150 से 170 नंबर, दैट इज़ द एवरेज स्कोर, वो मिल जाए आपको। बाकी आपको मेंस ही रैंक दिलवाएगा। ठीक है, बस इंटरव्यू में ऐसा मत कीजिए कि आपका लिस्ट में से नाम गायब कर दे इंटरव्यू की 110 नंबर आ गए। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल वो नहीं है। अच्छा, जो यहाँ पे कैंडिडेट मुझसे ये पूछ रहे हैं ना कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ या मैं 12th क्लास में हूँ और मैं तैयारी कैसे करूँ, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो इंटरव्यू है ना, वो आपका पर्सनैलिटी चेक करता है। अपनी थोड़ी पर्सनैलिटी बनाइए, अपने को ग्रूम कीजिए, वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, इंटर्नशिप्स कीजिए और फिर थोड़ा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। इतना एकदम से यूपीएससी को नहीं तैयारी शुरू करना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ना अगर आपका वो पेशेंस और अगर आपका वो माइंडसेट नहीं होगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा बीच में तैयारी के। यू नेवर नो कितना लंबा जाएगा ना ये जर्नी। अच्छा, नोट्स। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स, those who prepare notes, those who study only from book.
नोट्स किसी किसी सब्जेक्ट से बन सकते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट के नहीं भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाइए, ठीक है? आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन, लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाइए। लक्ष्मीकांत के थोड़े ना ऐसे चिट्स फिट्स बना लीजिए, जो आप प्रीलिम्स से पहले ना थोड़ा ऐसे रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि किस किस ऑफिसेज के एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, ऐसे कुछ 7 या 9 जगहों के चीज़ों के हैं, तो आप वो एक स्लिप पे लिख लिया आपने फॉर क्विक रिविजन। सो दैट इज नॉट योर नोट्स की आप ऑल्टरनेट है कि बुक या नोट पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, नहीं नहीं। नोट्स को सप्लीमेंट कीजिए अपने लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए। स्टिक-ऑन्स पे कुछ लिख लिया, जैसे ये छोटे-छोटे स्टिक-ऑन्स होते हैं ना, ये इन सब पे लिख लीजिए कुछ-कुछ, प्रेसिडेंट की 4-5 पावर लिख दी, चिपका दिया। इस तरह के नोट्स बनाइए पॉलिटी के लिए। स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के नोट्स मत बनाइए। बुक्स ही इतनी अच्छी तरह लिखी हुई हैं, उनको पढ़िए 10, 15, 20 बार पढ़िए। कोई देखिए कोई एग्ज़ैजरेशन नहीं है अगर मैं कह रही हूँ 15-20 बार, सब पढ़ते हैं। नॉट एवरीबॉडी विल टेल यू कि हमने 15 बार पढ़ा है, बट वो अपने आप हो जाता है इतना रिविजन, तो आप उतनी बार पढ़ लीजिए बुक को। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाने होते, ऑप्शनल के नोट्स बनाइए, वहाँ आपको फ़ायदा होगा। ऑप्शनल की इस तरह के नोट्स बनाइए कि आपको बुक रेफ़र ना करनी पड़े बार-बार। जीएस में तो आपको बुक रेफ़र करनी पड़ेगी, तो सिलेक्टिव नोट मेकिंग कीजिए। आंसर राइटिंग स्किल्स फॉर बिगिनर। पहले तो थोड़ा लैंग्वेज पे ना एक कन्वर्सेशनल कमांड होना चाहिए सबके लिए। अच्छा, सो देयर इज़ अ क्वेश्चन somebody is asking कि हाउ टू डेवलप आंसर राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश फॉर बिगिनर। बिगिनर माने क्या? स्कूल किया है आपने खत्म, ग्रेजुएशन खत्म की है आपने, तो आई विल रीआइटरेट दिस, बिल्ड योर पर्सनालिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्ड योर कॉन्वर्जेशनल स्किल। अब इतना जिस भी मीडियम में आपको देना है ना एग्ज़ाम, या तो वो हिंदी है या इंग्लिश है, मैं ये नहीं कह रही कि जो हिंदी मीडियम से हैं उनका बहुत अच्छा कमांड होता है हिंदी पे, नहीं, वो भी ऐसे इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलते हैं। तो आपको जिस भी मीडियम में पेपर देना है ना, उस मीडियम में आपको बोलने का स्किल्स डेवलप होना चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि एक्स वाई जेड इज़ ABC। ठीक है, ये लिखना आना चाहिए अगर आपके दिमाग में है तो। ठीक है, तो जब मुझसे ये पूछेंगे कि बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए इस पेपर के लिए, तो नहीं, नहीं होनी चाहिए। ऐसी इंग्लिश होनी चाहिए कि आपके दिमाग में जो है वो आप बस लिख सकें इज़ एम आर लगा के, बहुत सिंपल। तो वो वाली इंग्लिश आपके पास है, तो राइटिंग स्किल्स डेवलप करने हैं तो वही बस बेसिक सा फॉर्मेट है, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। इस फॉर्मेट को छाप लीजिए अपने दिमाग में और आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। सी, बिगिनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अभी whoever has asked me कि आंसर राइटिंग स्किल्स फॉर बिगिनर्स, आप एक बार लिखिए आंसर, पॉलिटी खत्म करके, लक्ष्मीकांत खत्म करके, या कोई भी और स्टैंडर्ड बुक खत्म करके कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और लिख के देखिए, और फिर देखिए आप लिख पा रहे हैं कि नहीं जो आपको आता था। ठीक है, बस वो होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज आंसर राइटिंग स्किल फॉर मी। Whatever you know, you should be able to write within those 7 to 8 minutes that you get for one question. हिस्ट्री, और जो अच्छा हिस्ट्री के लिए देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे आप स्पेक्ट्रम, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा पढ़िए। तमिलनाडु की भी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ी थी, आप पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बताते हैं काफ़ी लोग। और कौन सा, मेडिवल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, 11th की है वो, उसमें पीछे ग्लॉसरी दिया होता है, वो पढ़ लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल उठाएंगे, मैंने विजन आईएएस का उठाया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, और वो पढ़ लीजिए। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो पोर्शन है आपका, इंडिपेंडेंस से लेके करंट तक का। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई भी नोट्स पढ़ सकते हैं या तो, या एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री तो ये हो गया। ज्योग्राफी के लिए 6 से शुरू कर लीजिए एनसीईआरटी, बट फाइनली आपको 11th और 12th की जो 4 एनसीईआरटीज हैं, और 11th की स्पेशली, वो इम्पोर्टेंटली आपको करनी पड़ेंगी। और जीसी लियोंग का फर्स्ट हाफ जो है वो अच्छे तरह पढ़िए। लेटर हाफ में वो है आपके क्लाइमेट वगैरह, उसके छोटे मोटे नोट्स समझ लीजिए।
ज्योग्राफी के लिए मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को किसी ने पूछा कि एटलस कैसे करें, कोई शॉर्टकट बताओ। देखो एटलस का शॉर्टकट नहीं है। जब बिगिनर जो होते हैं ना मोस्टली, तो उनको तो कई बार, मैं भी अपना भी केस बता रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कौन सी स्टेट कहाँ है। तो मैप चिपका लीजिए अपनी दीवार पे रूम की, और एटलस का एक एक पेज रोज लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर क्या है। एक एक कॉन्टिनेंट को देखिए, वीकली आप एक कॉन्टिनेंट कवर कर लीजिए। जब भी कोई मैप देख रहे होते हैं ना, तो उसको 2-3 एंगल से देखिए। हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट है कि नहीं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर में मैप्स बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको बनाने आने चाहिए। यूरोप का नक्शा आपको बनाना आना चाहिए। ऑप्शनल कब खत्म किया था? 1-1.5 साल की अगर प्रिपरेशन है ना आपकी, तो मैं ये कहूँगी कि पहले तो आप अपना ना ऑप्शनल खत्म कर दीजिए। स्टार्टिंग में 3 या 4 महीने लगा के, मीनवाइल आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते रहिए, थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग आ जाए या कुछ समझ आने लग जाए। बाकी आप 3-4 महीने में ऑप्शनल खत्म कीजिए, जहाँ से भी करना है। ऑप्शनल का हालाँकि बहुत लोग अलग-अलग स्ट्रैटेजी बताते हैं, मैं अपना बता देती हूँ कि कोई भी सिलेबस, जब आप सिलेबस उठाएँगे ऑप्शन का, हर टॉपिक से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल की, देखो सोशियोलॉजी में तो कोई एक सिंगल बुक है नहीं। टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बना लिए थे, और एक बार मेरे नोट्स बन गए तो बस फिर मैं उनको दोबारा बुक्स को रेफर नहीं करती थी। और फाइनली ऐसे नोट्स बन गए थे मेरे कि मैंने मेंस में जो 1-2 दिन का गैप मिलता है, 4-5 दिन का गैप मिल जाता है आजकल तो ऑप्शनल के लिए, उसमें मैंने 3 से 4 बार वो नोट्स रिवाइज कर दिए थे। इस तरह के आपके ऑप्शनल के नोट्स होने चाहिए। और मैं किसी सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाने का रिकमेंड नहीं करती, बट आपको ऑप्शनल की बनानी चाहिए नोट्स। अच्छा, इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट नो, देन प्लीज समबडी टेल मी। माजीराम की येलो बुक, देखिए एक्स्ट्रा तो कितना भी पढ़ सकते हैं आप। एनसीईआरटीज़ पढ़िए, फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, मॉक्स की दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। इस पे होल्ड कीजिए, और फिर भी आपको लगे ना कि थोड़ी सी जान बाकी है, तो येलो बुक या फिर ब्लू बुक या जितने भी बुक्स हैं ना, वो कर लीजिए। पढ़ने में बुराई नहीं है, एक्स्ट्रा तो कितना भी पढ़ सकते हो आप। पर उसको आप अगर ये सोच रहे हो एनसीईआरटी छोड़ के मैं वो येलो बुक कर लूँगा या कर लूँगी, तो आई विल से नो, रेस्ट यू कैन सी। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा सोशियोलॉजी था। यूपीएससी एग्जाम में कट ऑफ आप नेट पे देख लीजिए, ओवर द इयर्स कम होता जा रहा है। इस बार प्रीलिम्स में 90 से भी कम कट ऑफ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। पिछली बार 87 कुछ गया है, उससे पहले 92 कुछ था। तो आप देख लीजिए, कट ऑफ तो नेट पे मिल जाएगा। व्हाट शुड बी आइडियली कवर्ड फॉर मेंस बिफोर प्रीलिम्स? Ideally, everything should be covered for mains before prelims itself. After prelims, whatever 90 to 100 days that you get, you will not start covering new things. Very genuinely मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप ये थोड़ा इस तरह का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपको छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस या एथिक्स या एसए या फिर और भी जो सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में नहीं आते, उसको आप प्रीलिम्स के बाद पढ़ेंगे, तो मत कीजिए, ये रिस्क मत लीजिए। पहले ही पढ़िए सब कुछ। Everything for means should be covered before prelims itself, way before prelims. For example, अभी जून में अगर prelims है, तो मई, अप्रैल, मार्च, हाँ, मार्च के एंड तक मेंस का सब पैक करके सेट करके रख दीजिए, ताकि बस प्रीलिम्स के बाद उठाएंगे और एक बार रिवाइज करेंगे। क्योंकि उसके बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कब समय चला गया। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न इंडिया, ये सब बहुत सब्जेक्ट्स तो हैं, ये सब्सटेंशियल टाइम लेते हैं, तो प्रीलिम्स के बाद नहीं कर पाएंगे आप इसे। रिलायबल सोर्स फॉर क्वांट सीसैट, वेरी ऑनेस्ट, डिड नॉट प्रैक्टिस मैथ्स। मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स में मेरा ग्रेजुएशन है, तो फॉर दैट रीजन ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो इतना हाई लेवल का मैथ्स मेरे लिए नहीं था। अगर किसी को लग रहा है कि मैथ्स थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है विद एवरी ईयर, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। सीसैट के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आता है मार्केट में, आप वो कीजिए, वही रिलायबल सोर्स है। किसी भी टॉपिक के लिए रिलायबल सोर्स जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है क्वेश्चंस करने के लिए। ऑप्शन मैंने बता दिया, सोशियोलॉजी में सोर्सेस फॉर इकोनॉमिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जिस तरह से इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो अभी आप देखिए, बिल्कुल बेसिक्स पूछ लिए थे इस साल कि 2015 के बाद जीडीपी कैलकुलेशन में क्या चेंजेस थे। 14th फाइनेंस कमीशन,
ठीक है। और आपके ये जो अकाउंट होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स, इस पे एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो प्रीलिम इकोनॉमिक्स के लिए ना, if you want you can write it down for economics, I'm telling you the sources। 11th और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी ही है। वो उसमें से जीडीपी कैलकुलेशन का जो चैप्टर है वो तो बाय हार्ट एक एक वर्ड याद करना है। इसके अलावा या तो मृणाल सर के नोट्स हैं, कुछ लोग वो फॉलो करते हैं, वो पढ़ लीजिए। मैंने श्री राम आईएएस के नोट्स आते हैं, श्री राम आईएएस होता है ना, हाँ, उसके नोट्स आते हैं, आप वो कर लीजिए। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो है उसकी समरी आती है, वो पढ़िए। बजट की समरी आती है, वो पढ़िए। और आप क्या करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, एनसीईआरटी, एक स्टैंडर्ड बुक मैंने बता दिया आपको, श्री राम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे अच्छी तरह कीजिए, कुछ लोग नहीं करते बट कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे में से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था इस बार मेंस में, के शेप्ड रिकवरी वाला। तो आप जब एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी लिख देते हैं ना इकोनॉमिक सर्वे से उठा के, तो वो बहुत फायदा होता है उसका आंसर राइटिंग में। तो इकोनॉमिक्स के लिए यही सोर्सेज हैं। बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। प्रीलिम्स में बेसिक्स में से क्वेश्चन पूछे हुए थे, और वो बेसिक्स के क्वेश्चन जिसको नहीं आते थे 5 या 6, उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो अगर आप बेसिक्स क्वेश्चन, बेसिक स्टैटिक क्वेश्चंस भी गलत करते हैं प्रीलिम्स में, तो अटक जाएगा प्रीलिम्स। तो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह कीजिए। अच्छा, ये कोई रीज़न नहीं होता मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं करूँगा, तो आपके पास चॉइस नहीं है ना, तो करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसकी समरी पढ़िए, मज़ा आएगा आपको। इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए कोई और सेशन कर सकते हैं, अभी थोड़ा लेंथी हो जाएगा वो अगर बताएंगे तो। देखिए, बिगिनर एस्पिरेंट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग मत छोड़ दीजिए, पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, बेसिक्स कंप्लीट कीजिए। एनवायरनमेंट के लिए सोर्स, एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट का शंकर आईएएस का बुक आता है, वो पढ़ लीजिए। और 12th की बायो की एनसीईआरटी के लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, वो पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो आपको। बाकी एनवायरनमेंट सब करंट अफेयर मैगजीन्स में से करिए। कुछ कुछ चीज़ें हैं मैं एनवायरनमेंट में जो आपको बता देती हूँ। देखिए, कुछ लिस्ट्स होती हैं जो आप प्रिपेयर कर लीजिए, यू कैन नोट दिस डाउन इफ यू वांट। इंडिया की इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स, रमज़ार साइट्स होती हैं वो सब, सारे नेशनल पार्क्स, सभी टाइगर रिजर्व्स, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनकी जो लिस्ट है 22-23 एनिमल्स की, वो और इसके अलावा आपका ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की बात चल रही थी अभी। ये कुछ लिस्ट हैं, ये आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च कीजिए, नेट की इंटरनेट यूज़ करते हुए मैप और एटलस में से पढ़िए इसे। कौन सा जानवर, कौन सा प्लांट, एनिमल किस कैटेगरी में है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है उसका, और कौन से टाइगर रिजर्व या कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, या किस रेंज में या किस बायोम में पाया जाता है। ये सब चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, ये आप याद कर लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। मैंने लिस्ट बनाई थी नेशनल पार्क्स वगैरह की, कुछ 104 नेशनल पार्क्स और उसके अलावा भी बहुत कुछ, तो वो सब्सटैंशियल बन जाती है। ठीक है, कौन सी रिवर, कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पे क्या है, ये सब देख लीजिए आप। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा है कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि एनवायरनमेंट से क्वेश्चन ही नहीं आया, बट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा। एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एसए की कुछ टिप्स, आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन जो आपको एसए की टिप्स बताएगा, बट स्टिल आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस ऑफ इट। अगर आपके राइटिंग स्किल्स ठीक हैं तो आपको एसए में क्रिएटिव होने की ज़रूरत बची है बस। और अगर आपके राइटिंग स्किल्स इतना डायनामिक नहीं लिख पाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको पहले वो भी डेवलप करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्रिएटिविटी लाएंगे एसए में। एसए में जितना क्रिएटिव हो सकते हैं, आई विल रिपीट दीज टू वर्ड्स, एसए में आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं और जितना डायनामिक हो सकते हैं, आप उतना होइए। कोई बाउंडेशंस नहीं है उसमें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो आपके मन में आता है आप वो लिखिए, बस एक सिंक होना चाहिए। आपने जो शुरू किया है फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे और जो लास्ट पैराग्राफ ऑफ द एसे, एंड बिटवीन ऑल एवरीथिंग इन बिटवीन, दैट शुड बी इन सिंक। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे कि जैसे मेंस के आंसर लिखते हैं ना,
कि हर पैराग्राफ में कुछ नई बात है। कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए एस्से में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक नेचुरल इंसान अगर किसी टॉपिक पे इंटेलेक्चुअली कुछ बात करता है या लिखता है, तो एक वो होना चाहिए, एक जैसे माला होती है ना कि वन नीड इज अटैच्ड टू दी अदर, लाइक दैट आपका एस्से होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ज़्यादा टिप्स नहीं दे सकती। मैंने कोई एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने मेंस में जो एस्से लिखा था वो मेरा फर्स्ट एस्से था, बट मुझे ये पता था दिमाग में कि मुझे कैसे लिखना है। वन स्ट्रैटेजी इज दिस विच आई यूज्ड, कि मेरे को मेंस का सिलेबस फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक याद है। मैंने जो आपकी एनसीईआरटी की सॉरी एसए की जो आंसर बुकलेट होती है उसके पीछे वो सिलेबस के मोटे-मोटे वर्ड्स सब लिख लिए। और जब मैं एसए लिख रही थी किसी भी टॉपिक पे, तो मैंने उस सिलेबस के एक सब्जेक्ट से एसए के टॉपिक को लिंक करते हुए एंड तक लिखा। बीच में अच्छे-अच्छे गांधी जी और अम्बेडकर कोट्स लिखे, उन पे कुछ अपना इनसाइट दिया। इस तरह से मेरा एस्से था एंड आई गॉट फाइन मार्क्स, 133 मार्क्स आई गॉट इन एस्से। बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी ये चीज़। अगर आपका एस्से राइटिंग है भी ना अच्छा, तो भी आप लिखिए एक तो एस्से तो पहले। क्या पता 133 का 143 भी हो सकता था ना। तो एस्से लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए एस्से की। और ये सब चीज़ों से प्लीज़ अच्छा हाँ ठीक है, तो फिलोसॉफिकल एस्से और ये सब है ना, इन चीज़ों से ज़्यादा ना हेवी नहीं लेना इन सब चीज़ों को। फिलोसॉफिकल ऐसे और इस तरह के सब्जेक्टिव टॉपिक्स आ रहे हैं, हैंड्स एट रॉक दी क्रेडिट, इन पे लिखना तो बल्कि आसान होना चाहिए सबके लिए। इट इज जस्ट दैट हाउ वास्टली यू कैन थिंक। इन केस अगर आपके पास हेल्थ केयर पे लिखने के लिए आ जाता है, हेल्थ सिस्टम पे लिखने के लिए आ जाता है, स्टिल यू हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज, राइट। फिलोसॉफिकल एसेज को एक पॉजिटिव वो बनाइए कि मुझे उस पर कुछ नॉलेज चाहिए ही नहीं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एस्से का पेपर जो है ना, ये एक एंटायरली नया पेपर हो चुका है। इट इज नॉट रिलेटेड टू जीएस एनीमोर एंड व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, सो टेक इट वेरी पॉजिटिवली। एस्से में लिखने के लिए आपको कोई खास ऐसी नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। जीएस में ऐसा हो सकता है कि आपकी नॉलेज वीक पड़ रही है, आपका कंटेंट कम पड़ रहा है। इस तरह के ऐसे जो आजकल आ रहे हैं ना कि योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाटएवर, इस तरह का जो इस बार टॉपिक आया था, तो इस पे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या कंटेंट चाहिए, कुछ नहीं लिखते। टेक इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट। एथिक्स की बुक, सी अगेन आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू एथिक्स में क्या पढ़ें, क्योंकि मैंने क्या किया था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठा दीजिए, क्लास नोट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल होता है, कुछ ऐसे होता है। मैंने विजन आईएएस का उठाया था, उसके दो वो आते हैं बुकलेट्स, बुक वन और वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू। वॉल्यूम वन में टॉपिक वाइज, जैसे एथिक्स का सिलेबस है उसमें टॉपिक वाइज जो है उसका कंटेंट दिया होता है, प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वॉल्यूम टू में सिर्फ केस स्टडीज होते हैं। मैंने सिर्फ इतना सा मटेरियल किया था, कम से कम इस मटेरियल को मैंने 20 बार पढ़ा होगा, और इसमें जितना डायग्राम बना हुआ था वो सब डायग्राम मेरे टिप्स पे था। तो अगर एथिक्स का मैं सिलेबस उठाती हूँ, GS4 का मैं सिलेबस उठाती हूँ, और उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट, कोई भी एक टॉपिक है, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड, तो मुझे एक डायग्राम है दिमाग में, तो वो डायग्राम्स, वो छोटी-छोटी चीज़ें, हर एक वर्ड का डेफिनेशन ये याद कीजिए। एक ही मटेरियल को बार-बार पढ़िए। कुछ लोग पढ़ते हैं, लेक्सिकॉन वगैरह भी पढ़ते हैं, एक और बुक आती है एथिक्स की, वो भी पढ़ते हैं, बट मैंने नहीं पढ़ा था। कोई भी एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल आप पढ़ सकते हैं और केस स्टडी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एथिक्स का पेपर उठा के देखेंगे ना, तो कोई डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछ रहा है एटीट्यूड की डेफिनेशन बता दो, बट आपको वो स्किल कहीं न कहीं यूज़ करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग, केस स्टडी में, या फिर कोई ऐसे जनरल एथिक्स में जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें। मेडिवल हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी, मेडिवल हिस्ट्री में एक एनसीईआरटी है, वो पढ़ लीजिए। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है कि कौन-सा राजा कहाँ गया था और क्या किया था उसने, उसके कितने कौन बच्चे थे और क्या नाम है, ये सब नहीं पढ़ना है। आपको ये देखना है मेडिवल हिस्ट्री में कि कौन-सी जगह कहाँ है, पहले तो ये देखिए, वो समझिए। कुछ-कुछ किंग्स थे, कुछ-कुछ ऐसे एम्परर्स थे जिन्होंने एग्रीकल्चर हो गया या फिर कोई और सिस्टम हो गया, इक्टा सिस्टम हो गया, कोई नए टैक्सेस हो गए, ये सब जो चीज़ें हैं सोसाइटी से रिलेटेड, उस टाइम की सोशल सिचुएशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, किसी-किसी की सदर्न पॉलिसी, किसी-किसी की एनेक्सेशन पॉलिसी, या कोई एक अ, अलग टर्म है जैसे बंदोबस्त सिस्टम क्या था या फिर ज़ब्ती क्या था, ठीक है? ये सब चीज़ें मेडिवल हिस्ट्री में आपको याद करनी है। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी?
अकबर को आप अच्छी से तरह पढ़ेंगे, अशोका को अच्छी तरह पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर इस तरह से पढ़ेंगे, मतलब सॉरी मैं उधर चली गई। मेडिवल हिस्ट्री में भी आपको यही पढ़ना है। मैं समझ रही हूँ एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत ऐसे लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट आप ये समझिए कि या तो उसके कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स उठा लीजिए, ठीक है, वो पढ़िए क्रक्स, या फिर आप एनसीईआरटी ही पढ़िए और उसमें से टर्मिनोलॉजी, उनकी जो पॉलिसीज़ थी, हर एक एम्पायर की अपनी जो पॉलिसीज़ थी वो याद कीजिए, और बुक के एंड में ग्लॉसरी दी हुई है उसको कीजिए। ऐसे आप हर एक राजा और आसपास के उनके लोगों के नाम याद मत कीजिए, लोग उसमें बह जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाता है, फिर वो मेडिवल हिस्ट्री को छोड़ ही देते हैं। सी वंस यू स्टार्ट टेकिंग मेडिवल हिस्ट्री वेरी हेवीली, नो यू विल, ये ऐसा होने का बहुत चांस है कि आप उसको बीच में ड्रॉप कर देंगे, उसको थोड़ा लाइटली लो, प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन आएगा, आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट से पढ़ो उसे, ठीक है, और ग्लॉसरी पढ़िए पढ़िए, एक-एक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। एक क्वेश्चन आ गया था, हुंडी किसे कहते हैं, हुंडी का मतलब क्या होता है, तो ग्लॉसरी में दिया हुआ है एनसीईआरटी की आपको। करंट अफेयर्स में मैं बता चुकी हूँ, मंथली पढ़ लो। सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मैं दोबारा सेशन कर सकती हूँ, क्योंकि वो हर एक टॉपिक के लिए मेरे को दोबारा बुक बतानी पड़ेगी या फिर सोर्स बताना पड़ेगा, वो फिर से लेंथी हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी करना चाहिए या फिर जीसी लॉ करना चाहिए? आपको दोनों करना चाहिए। एनसीईआरटी तो करना ही चाहिए। आई कैन नॉट रिआइटरेट इट इनफ, बट आपको ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, और जीसी लॉ भी पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी को अगर आप मैप नहीं साथ-साथ कर रहे हैं तो मत पढ़िए ज्योग्राफी फिर। मैप्स तो geography is such an interesting subject, I'm telling you. Once you know how to read the map, know how to read the atlas and how to draw India का map और फिर प्रैक्टिस करना, तो आपको geography इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। आंसर राइटिंग कब और कैसे शुरू करें? जब आपका सिलेबस 1-2 बार पूरा हो जाए, 2-3 बार पूरा हो जाए, साथ-साथ में थोड़ा बहुत कर लीजिए, बट फुल फ्लेजेड आप उसके बाद कीजिए तो ठीक रहेगा। आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप आंसर अच्छे लिखेंगे। ऑप्शनल का निर्धारण कैसे करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखिए कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आधे से ज़्यादा तो वैसे स्ट्राइक आउट हो जाएँगे। फिर आपको 2-3 में कन्फ्यूजन बचेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये देख लीजिए कि आप थोड़ा-सा ना एक-एक छोटी-छोटी बुक पढ़ लीजिए। जैसे सोशियोलॉजी वर्सेस एंथ्रोपोलॉजी वर्सेस फिलॉसफी, अगर आप में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एक-एक बुक आप एनसीईआरटी या कुछ छोटी-मोटी बुक या 1-2 चैप्टर ना सबके पढ़ के देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कैसे आ रहे हैं उस पे, और आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, आप सोच सकते हैं कि आप लिख पाएँगे कि नहीं। और आपका इंटरेस्ट, फाइनली तो देखो इंटरेस्ट है, कल आप ऐसा लीजिए जिसमें इंटरेस्ट है, बेशक बेशक उसमें ना थोड़े कम मार्क्स आ जाएंगे। जैसे सोशियोलॉजी है, मेरे को इंटरेस्ट है ऐसे सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ने में, और वो बहुत कॉमन अपने लाइफ में रिलेटेड चीज़ों पे है, रिलीजन, पॉलिटी एंड कास्ट क्लास, ये सब चीज़ें है ना, तो इस पे लेमैन भी थोड़ा कुछ बोल सकता है। तो मुझको सोशियोलॉजी अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा मार्क्स भी आते भी हैं, सोशियोलॉजी में मार्क्स आते हैं, अच्छे आते हैं, 300 तक पहुँच जाते हैं मार्क्स। मार्क्स देख के आप डिसाइड मत कीजिए ऑप्शनल, इंटरेस्ट देख के डिसाइड कीजिए। यूपीएससी की स्टार्टिंग कैसे करें? सिलेबस देखिए फिर स्टार्टिंग करिए। बेस कैसे बनाएं? एनसीईआरटी पढ़िए। रिवीजन स्ट्रैटेजी का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक बुक को आपको बार-बार पढ़ना ही पड़ेगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा। एटीट्यूड लाइक एन आईएएस कैसे बनाएं? हाउ टू डेवलप एटीट्यूड लाइक एन आईएएस? सी आई डोंट नो हाउ टू डेवलप एन एटीट्यूड लाइक एन आईएएस, बट सिंपल सी एक बात है, अपने डिसीजंस अपने लिए खुद लेना शुरू करिए, और हर छोटी-छोटी बात को आपको किसी मेंटर या कोई टॉपर से पूछना है मुझे, या मेरे को तो गाइडेंस नहीं मिल रही, डोंट बिकम अ क्राई बेबी। जस्ट you should know how to take decisions for yourself, and that is, I think, attitude like an IAS officer का बेस है वो तो। लक्ष्मीकांत के नोट्स मत बनाइए। मैंने प्रिपरेशन बहुत पहले शुरू कर दिया था, मैंने बीच में जॉब भी लिया था, तो मेरा तो, अच्छा मैं स्टार्टिंग में बता दी थी, मैंने 2015-16 के मिड से ऐसे प्रिपरेशन शुरू किया था। उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे, फिर मेरे से जब नहीं हुआ था प्रीलिम्स, तो मैंने जॉब किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लगभग 2 साल के लिए। उससे पहले मैंने यंग इंडिया फेलोशिप किया था शुक्ला यूनिवर्सिटी के लिए 1 साल के लिए, तो मेरा 3-4 साल का गैप था बीच में। तो मैंने तो बहुत पहले स्टार्ट किया था। स्ट्रैटेजी फॉर सीसैट फॉर
विदाउट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक आती है टॉपिक वाइज, और उसमें ना थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक पे समझाया भी हुआ होता है, तो आप वो वाली बुक ढूंढ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज है, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज समझाया हुआ होगा, उससे कर लीजिए। अगर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है ना, तो उससे हो जाएगा। How to read newspaper? You should know what you have to read. For that, you need to memorize the syllabus. Once you know what to read, then you read the newspaper. Please don't make notes of newspaper. At least I would suggest don't make notes of newspaper. Read a newspaper कि आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है। ऐसे हर चीज़ को अगर नोट करने लगोगे ना, तो लास्ट में जाके इतना सारा वो हो जाएगा न्यूज़पेपर का नोट्स, वो सब याद नहीं कर पाओगे आप। और इन केस अगर आपका प्रिपरेशन मेरे जितना लंबा चल गया है 6 या 7 साल, तो न्यूज़पेपर के नोट्स बना के कहाँ तक उसको कैरी करोगे ना। हाउ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर जीएस? एनालाइज उसमें ये करना है कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी उठा लिया, तो आप करिए वो क्वेश्चंस। एक बार आप अटेम्प्ट करिए, सारे क्वेश्चंस पढ़िए, सॉल्यूशन देखिए, मार्क कर लीजिए, दोबारा से करिए, दोबारा से करिए। जब आप तीसरी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे ना प्रीलिम्स के लिए, तो आपको ना दिखना शुरू हो जाएगा पैटर्न्स आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि फर्स्ट गो में आपको पैटर्न्स दिखेंगे, आपको थर्ड या फोर्थ रीडिंग जब आप लेंगे ना, तो आपको पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा कि ज्योग्राफी में रिवर्स पूछ रहे हैं, ठीक है, माउंटेन्स पूछ रहे हैं, और ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट को क्लब करके क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आने लग जाएगा, लैंड फॉर्म्स आ रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के ना ये मत देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया मेरे हाथ में और मेरे को एनालिसिस पता चल गया। उसको 3-4 बार आप जब करेंगे ना, तो अपने आप वो पैटर्न आपको दिखने लगे। कोई ऐसे पूछता नहीं है कि बता दो आर्टिकल 51 क्या है, सेंसिटिव नहीं, ये सब नहीं पूछते। तो हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज करना है, उसका आप 3-4 बार करने के बाद लिखते जाइए कौन कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर कब से रीड करना स्टार्ट करना चाहिए? करंटली आई एम 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो भी पढ़िए न्यूज़पेपर अच्छी तरह, देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं। आपको जब तक सिलेबस नहीं पता यूपीएससी का, तो आप न्यूज़पेपर को उस एंगल से नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो अच्छी बात है न्यूज़पेपर पढ़ना, आप पढ़िए जैसे नॉर्मली लोग पढ़ते हैं वैसे न्यूज़पेपर पढ़िए। 11th स्टैंडर्ड में तो आप बस इतना ही कर सकते हैं कि आपको पता हो कि क्या चल रहा है देश दुनिया में, ठीक है। और अगर ज़्यादा ही है आपको, तो एक बार फिर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तब भी आप सिलेबस देख लीजिए यूपीएससी का, तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा गौर करवाने शुरू कर दीजिए। कि मान लीजिए आपको पॉलिटिक्स ना पढ़ के पॉलिटी पढ़नी है कि कैसे चलता है देश, गवर्नेंस कैसे होती है, ऐसे ना पढ़ के कि विच पार्टी वर्सेस विच पार्टी हो रहा है, ये सब ना पढ़ के। तो आपको उस तरह से ना पता चल जाएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी चीज़ है, आपको होनी चाहिए, आपको करंट अफेयर पता रहेंगे। और यू नेवर नो प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सी बिकॉज़ आई डू गार्डनिंग, मेरे को प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा एज मिल गया था, आ गए थे क्वेश्चन। तो एक ओपन माइंडसेट भी होना चाहिए आपका। यूट्यूब वीडियोस देखा करिए, कुछ अच्छे चैनल्स फॉलो करिए। हाउ विल यू इवैल्यूएट योर आंसर्स व्हेन यू हैव नो गाइडेंस फॉर मेंस? सी इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि जैसे कोई भी टॉपिक ले लीजिए जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल, तो आपको इन्फ्लेशन पे 5 अच्छे पॉइंट्स, 5 उसके नेगेटिव पॉइंट्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और 2-3 चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? कैसे सॉल्व होती है चीज़ें, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब चीज़ें। जब ऐसे आपको हर एक टॉपिक पे 10-10 पॉइंट्स पता होंगे ना, वो ही आपका मेंस का स्ट्रैटेजी है। उसमें मेंस में इतना ही लिखना होता है कि 5 पॉइंट अच्छे आते हैं आपको एक टॉपिक के, positives of a topic, negatives of a topic, and your suggestions, and what currently is happening, the schemes and other projects. तो ये देख लीजिए। इसके अलावा एक जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है मेंस के आंसर्स का, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कंक्लूजन, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड इससे पहले, ये अगर आप लिख पा रहे हैं, दैट इज हाउ यू वैल्यूएट योर आंसर्स। माय ऑप्शनल इज सोशियोलॉजी। कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। इन वन लाइन इफ आई हैव टू सम अप, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन है, फिर पीजी डिप्लोमा लिबरल स्टडीज़ में है, और
मेरा मीडियम था इंग्लिश। स्पेक्ट्रम के लिए भी स्ट्रैटेजी चाहिए। देखिए स्पेक्ट्रम एक ऐसी बुक है जो आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में, ये बहुत मॉडेस्ट होके मैंने 5 या 6 बोला है, और मेंस में भी 2 या 3 क्वेश्चंस GS1 के एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। तो स्पेक्ट्रम तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना है। थोड़ा सा पोर्शन मैं आपको बता देती हूँ जो आप लाइटली पढ़ सकें। जो आपकी बक्सर और प्लासी से पहले की जो कहानी है ना, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर से पहले की जो कहानी है, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो पंजाब और आपका 7 ईयर वॉर, ये 4-5 टॉपिक जो है ना, और इनकी जो हर एक वॉर हुई थी, उनकी जो ट्रीटी साइन हुई थी, और कौन किसमें क्या जीता था, इसके लिए आप थोड़े से नोट्स बना लीजिए स्पेक्ट्रम में, ताकि जब आपको रिवाइज करना पड़े तो आप सीधा फिर 1857 से शुरू कर सकें। तो स्पेक्ट्रम के लिए तो मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। और स्पेक्ट्रम आजकल जो मोटे वाली स्पेक्ट्रम आ रही है जिसमें आपका इंडिपेंडेंस के बाद का भी पोर्शन है, तो वो छोड़ सकते हैं आप। उसको अगर कहीं फिर और कहीं और से अगर अच्छी तरह डिटेल में कर रहे हैं तो छोड़ सकते हैं। 10 मार्कर को कितना टाइम देना चाहिए और 15 मार्कर क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए? आई थिंक 7 और 9 होता है, 7 मिनट्स एंड 9 मिनट्स। बट ना पेपर में आपका ऐसा हो नहीं पाएगा। आपको जो क्वेश्चन आता है ना, तो वो इसमें कम टाइम लगेगा, 5 मिनट में भी लिखा जा सकता है 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर आता है तो। जो नहीं आता है उसमें 10 मिनट भी लग जाते हैं। हाँ ठीक है, आप स्टार्ट वैसे करिए 7 मिनट और 9 मिनट, और चलिए फिर उससे करके देखिए। मैथ्स की बेस्ट बुक कुछ नहीं है, फिर वैसे क्वेश्चन कीजिए। वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए मैं, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए मैं जब वर्किंग थी ना, तब भी मैं तैयारी कर रही थी। मेरी पोस्टिंग थी पटना में, तो तब मैंने लगभग 1-1.5 साल में जॉब के साथ तैयारी कर रही थी, तो मेरे से तो बहुत कम हो पा रहा था, सबका अपना-अपना कैलिबर है। देखिए ऐसा नहीं कह रही मैं कि वर्किंग कैंडिडेट्स है ना उनको टाइम कम मिलेगा। आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए। मैं जॉब से आती थी, मैं तो काफ़ी ऐसे डेवास्टेटेड सी और थक सी जाती थी, तो मैं ना उस एनर्जी से 4-5 घंटे नहीं पढ़ पाती थी, मैं पढ़ती थी। जब मैंने जॉब छोड़ के दोबारा तैयारी शुरू की, तब भी मैं ऐसे नहीं पढ़ती थी 12 घंटे में, तब भी ऐसे 6, 7, 8 घंटे पढ़ रही हूँ। तो वर्किंग कैंडिडेट भी इतना टाइम निकाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। अब वीकेंड पे काफ़ी सारा टाइम निकालिए। थोड़ा आपको टाइम लगेगा बट हो सकता है। बहुत सारे वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, बहुत अच्छी रैंक्स निकालते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और प्रेशर को हैंडल करना, ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। इट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सो वर्किंग कैंडिडेट्स कैन डू वट एवर 4-5 आवर्स आफ्टर वर्क यू कैन स्पेयर, वो निकाल लीजिए, और वीकेंड्स पे टाइम दीजिए। हॉलीडेज को थोड़ा अच्छे तरह यूटिलाइज कीजिए। घर पे आना जाना थोड़ा कम कीजिए, और ऐसे हो सकता है। What were some sacrifices you made? अच्छा, थोड़ा सोशल सर्कल कम हुआ मेरा, काफ़ी कम हुआ, ठीक है। तो दिस वाज वन सैक्रिफाइस दैट आई मेड। अनदर सैक्रिफाइस ऐसे, मतलब मैंने घर पे रह के तैयारी की है, तो मेरी आउटिंग बहुत कम होती थी। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड दैट यू कम फ्रॉम। तो मेरे लिए सोशल सर्कल मेंटेन करना और आउटिंग्स मेंटेन करना, ये मेरे को गिव अप करना पड़ा था। इसके अलावा हॉबीज़ भी करती थी मैं, तो ऐसा सैक्रिफाइस तो क्या सैक्रिफाइस नहीं, सैक्रिफाइस से इम्पोर्टेंट आपको मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जब आप इस प्रिपरेशन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि instead of worrying more about your sacrifices, you will be worrying more about your mental health। वो आपको स्टेबल रखना है, ठीक है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ हॉबी या एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ फिजिकल फिटनेस या स्पोर्ट्स कुछ करना चाहिए, वरना ब्रेक डाउन के चांसेस बन जाते हैं। तो don't worry about all these things. See, my dear friends, everybody, प्लीज डोंट वरी अबाउट व्हाट सेक्रीफाइसेस हमें देने पड़ेंगे या फिर हमको कितना पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है, तो इतनी सीरियसनेस, जिसमें किसी ने अभी मुझसे पूछा था आईएएस वाला एटीट्यूड क्या होता है, ये कुछ आईएएस वाला एटीट्यूड कोई इन कोर्स कोई चीज़, कोई डेफिनेशन नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। देखिए
आपको हर वीक पार्टी करना है, जो भी वो भी करते हुए भी हो सकती है तैयारी, वो करना इम्पोर्टेंट है या फिर घर जाके पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप तैयारी इस माइंडसेट से या इस क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं कि क्या सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, तो वो ठीक नहीं है। आपको ये देखना है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है मुझे, कितने टाइम में मेरे को एग्ज़ाम देना है, कितने अटेम्प्ट्स मेरे लास्ट अटेम्प्ट्स होंगे, ये सब चीज़ें देखिए। सैक्रिफाइसेस तो क्या अपने आप हो जाएँगे सैक्रिफाइसेस, तो जब आप इस तैयारी को, इस प्रिपरेशन को इम्पोर्टेंस देंगे। मेंस की मैंने 10-12 टेस्ट लिखे होंगे। मैक्सिमम आई थिंक आई रोट 2-3 इंस्टीट्यूट्स के मिला के 12 टू 15 टेस्ट फॉर मेंस आई रोट। बट वो कम होता है, लोग देते हैं 20 से 25 मॉक्स, एंड ओवर द ईयर भी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लोग करते हैं। मुझे थोड़ी कम ज़रूरत पड़ी, मैं ठीक लिख लेती थी। तो मेंस के लिए आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली, एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप एवरेज मार्क्स ला रहे हैं तो ज़्यादा मार्क्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़िए ज़्यादा बुक्स को। हाउ टू मेक सोशियोलॉजी नोट्स ऑप्शनल और इंटरव्यू के लिए ना, या तो अलग वीडियो कर सकते हैं, या इट इज़ ऑलरेडी 11-10। बट सी सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको ना काफ़ी जगहों से पढ़ना पड़ेगा, और एक बार आप पढ़ लेते हैं ना उन जगहों से, नोट्स बना लीजिए, दोबारा उन बुक्स को मत छेड़िए। कुछ सब्जेक्ट्स के, कुछ टॉपिक्स के लिए हरलम्बस है, कुछ टॉपिक्स के लिए इग्नू का बीए का मटेरियल है, कुछ थिंकर्स के लिए रिजर्व भी है। पेपर 2 तो फिर इतना डायनेमिक है, आपको 2-3 जगह से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाएँगे ना सोशियोलॉजी में, तो मुझे लगता है कि आप बार-बार रेफ़र करते रहेंगे बुक्स को। नोट्स बनाना तो इम्पोर्टेंट है। कैसे बनाएँ नोट्स का तो मैं क्या बताऊँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि देखिए, ये टॉपिक अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक एक बुक में से पढ़ रहे हैं ना, तो उसको पहले बुक में से अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जब आपको बुक में समझ आने लग जाए ना 2-3 रिवीजन के बाद, उसके बाद नोट्स बनाइए। फर्स्ट रीडिंग में अगर नोट्स बनाने लगेंगे ना, तो आपको पता चलेगा इन द एंड कि आपने पूरी बुक छाप दी है नोट्स में। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने शुरू मत कीजिए। पहले समझ लीजिए, याद हो जाएगा आपको 2-3 रीडिंग में, फिर आप नोट्स बनाइए। डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं तो ठीक है, फिर हो जाते हैं तो फिर जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, उसके बाद आके पढ़िए। समबडी इज़ आस्किंग कि घर से प्रिपरेशन हो सकती है कि नहीं? घर से ही हो सकती है प्रिपरेशन, बिल्कुल हो सकती है। राजेंद्र नगर में सबको भागने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ थोड़ा उसके अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। पर घर में जो आपको एक मेंटल सपोर्ट मिलता है ना फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी मच पॉजिटिव थिंग टू हैव। देखिए, जो स्कूल में है ना, तो अभी आप थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कीजिए, स्कूल के बच्चे जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Any other important question if somebody wants to ask, then please, otherwise I'll start winding up. डेटा याद कैसे करें? अच्छा, तो पहली बात तो ये समझिए कि जो आप प्रीलिम्स के लिए कुछ-कुछ फिगर्स या डेटा याद करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है, वो मेंस में बिल्कुल रिडंडेंट हो जाते हैं। आपके मेंस की आंसर को एनरिच करते हैं हालाँकि ये डेटा। तो जब आप सिलेबस देखेंगे ना, उसमें कोई भी टॉपिक है, जैसे कि वुमेन है या फिर ओल्ड एज है या फिर कुछ वल्नरेबल सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे हैं। तो उसपे हर एक पे आपको ना 2-4 डेटा पता होना चाहिए कि क्या परसेंटेज है किस चीज़ की। फिज़िकली हैंडीकैप की हमारे कंट्री में कितना परसेंटेज है या फिर उनके लिए कितना रिज़र्वेशन है। इसी तरह से कोई भी छोटा-मोटा जो डेटा आता रहता है ना, उसको याद करिए, उसको ना नोट कर लीजिए। जो भी आपके टॉपिक वाइज़ या सब्जेक्ट वाइज़ नोट्स हैं ना, उसमें आप नोट कर लीजिए, और आप रिपीटेड रिवीजन करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा। इसके लिए जिससे मैं कहती हूँ, आप मेंस टेस्ट सीरीज़ देंगे ना, उसमें जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उसपे ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसमें ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर कर लेते हैं। 1 सेकंड मैम, मुझे अभी बिगिनिंग में न्यूज़पेपर पढ़ने में अराउंड 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। मत लगाइए 4 से 5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो भी आप अपने शौक के लिए पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ आपको 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, न्यूज़पेपर के लिए मैं बताती हूँ। मैं हालाँकि न्यूज़पेपर इतना रेगुलरली नहीं पढ़ पाती थी, तो बट स्टिल आई विल टेल यू दोनों वेज़ उसका। एक तो देखो,
वो कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स होते हैं जो बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने की उनको आदत है स्कूल से, और वो पढ़ते हैं, उनका जनरल नॉलेज बढ़िया बना रहता है, करंट अफेयर बना रहता है, ठीक है? तो उनको तो पता ही है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 1 डेढ़ घंटे में खत्म कर लेते हैं। बट स्टिल यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना उससे क्वाइट डिफरेंट होता है। 4-5 घंटे अगर आप न्यूज़पेपर में लगा रहे हैं तो देन एंड देयर यू शुड स्टॉप। सेकेंडली, अगर आप यूपीएससी ओरिएंटेड न्यूज़पेपर पढ़ना है तो उसके लिए आप पहले सिलेबस देखेंगे ही देखेंगे। 2-3 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट आप कवर कर लीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट कर लीजिए। ये 2-3 सब्जेक्ट जो हैं आप अच्छी तरह कर लीजिए पहले कवर, उसके बाद न्यूज़पेपर शुरू कीजिए, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। दूसरा, अगर सिलेबस याद होगा आपको तो आपको ये पता होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए हैं कि न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ना है। हमको पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी होती, बच्चे वो भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है तो 4-5 क्या आप पूरा दिन लगा सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट वो आपको फ्रूट क्या दे रहा है? व्हाट इज़ योर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट? सो डोंट पुट 4-5 आवर्स ऑन न्यूज़पेपर, राइट? अनदर स्ट्रैटेजी इज़ कि आप आधा घंटा या 45 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। उसमें से आपको कुछ ऐसा लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि ये शायद मंथली मैगज़ीन में मिले या ना मिले, मुझे पता नहीं, तो मैं लिख लेती हूँ। तो ऐसे करके एक डायरी मेंटेन कर लीजिए, उसमें डेट वाइज़ ना टॉपिक्स लिख लीजिए। जब आपका मंथली मैगज़ीन पब्लिश होता है ना मंथ के एंड में, देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो मंथली मैगज़ीन में नहीं कवर हुए, तो आप उनको इंटरनेट से देख लीजिए, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। नहीं, डिप्रेशन प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा, नहीं, डिप्रेशन प्रॉब्लम तो मत बनाइए यार, प्लीज़ डिप्रेशन मत बनाइए। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हैव अ हॉबी। सी बेस्ट हॉबी इज़ स्पेशली फॉर पीपल जो थोड़ा लो फील करते हैं और इंट्रोवर्ट्स होते हैं और उनको ऐसे सोशल गैदरिंग्स भी नहीं पसंद, तो उनके लिए तो स्पेशली मैं बोलूँगी कोई ऐसी हॉबी ले लीजिए जो आप विद इन दी प्रीमिसेस ऑफ योर हाउस कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल गार्डनिंग। कुछ इंस्टाग्राम पेज बना लीजिए, उस पे अपने गार्डनिंग के अपडेट्स डालिए, थोड़ा एंगेज रहेगा हमारा दिमाग इवन आउटसाइड द प्रिपरेशन। प्लीज़ डिप्रेशन में मत जाइए। सी, देयर इज़ अ लाइफ outside this preparation and you have to keep living that life, else there will be a breakdown and you don't need to face that breakdown, ठीक है? तो अपना लाइफ मेंटेन करके रखिए। डेली रूटीन मेरा ना थोड़ा नहीं काफ़ी चेंज होता रहता था डेली रूटीन। कभी मैं ट्राई करती थी कि मैं सुबह मॉर्निंग में मतलब 4 बजे उठ के पढूँ, वो मेरा 1-2 महीने तक कंटिन्यू रहता था, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको दिन के टाइम देना है ना। तो मेरा डेली रूटीन कुछ ऐसा रहता था, सुबह उठ के मैं 1-2 घंटे अपना वेस्ट करती थी, गार्डनिंग-वार्डनिंग करती थी, खाना-वाना करती थी। उसके बाद मैं 3 घंटे की सिटिंग लेती थी, फिर मैं 1-2 घंटे जो दिन में अगर आपको नैप लेना है लीजिए, लंच करना है कीजिए। 3 घंटे की 2 सिटिंग होगी, इसके बाद बस 1-2 घंटा ऐसे ही क्वेश्चंस कर लिए या कुछ और कर लिया। कुल मिला के ये मेरा डेली रूटीन था कि मुझे, देखिए, मैं ना ऐसे फिक्स्ड डिसिप्लिन्ड स्टडी कम कर पाती थी, बट मैं टारगेटेड स्टडी कर पाती थी। तो मैं अपने सुबह उठ के लिख लेती थी कि आज मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे आई शुड हैव नेसेसरीली वो टॉपिक्स कंप्लीट किए ही होने चाहिए होते थे मुझे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। आप पढ़िए, सुबह उठिए 6 बजे, 2-3 घंटे पढ़िए, फिर जल्दी सोइए। डेली रूटीन सबका अलग-अलग होता है। मैं आपको हार्ड एंड फास्ट ऐसे बता नहीं सकती ना कि आप ये वाला कीजिए। हिंदू के नोट्स मत बनाइए। अरे! ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया? लक्ष्मीकांत तो नेसेसरी है। देखिए, मैं बताती हूँ, कुछ ना एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मैंने आज आपको ये सेशन ले लिया, ऐसे-ऐसे करके ना कुछ 600 लोग आपको सेशन ले लेंगे, उसमें से आपको नेसेसरीली 5 या 10 लोग एक्सेप्शंस मिलेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी आपको एक्सेप्शनल लगेगी, वो उनके लिए काम किया है, प्लीज़ आप एक्सेप्शंस को आइडियलाइज़ मत कीजिए। मान लीजिए किसी ने कह भी दिया कि हमने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी, हो सकता है उन्होंने नहीं पढ़ी हो और उनके लिए कुछ और पढ़ा हो उन्होंने, तो या तो आप ढूँढ लीजिए लक्ष्मीकांत का अल्टरनेटिव, या फिर पढ़िए लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही चाहिए। लक्ष्मीकांत तो आपको बाइबल की तरह पढ़ना चाहिए, या जो भी किताब है उसकी तरह पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए लक्ष्मीकांत। एनी यूट्यूब चैनल फॉर करंट अफेयर्स?
कोई भी ले लीजिए आप, मैंने तो ऐसा कोई फॉलो नहीं किया था, आप दृष्टि का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल की बजाय आप करंट अफेयर्स का ना नॉर्मल जनरल वीडियोस देख लीजिए, और करंट अफेयर के लिए यूपीएससी करंट अफेयर के लिए तो डेली एनालिसिस आते हैं करंट अफेयर के किसी किसी इंस्टीट्यूट से, वो कर सकते हैं आप। से हर एक चीज़ के लिए वीडियो देखना नहीं होता, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए वीडियो देखो ना आप। किसी किसी कोई भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, वो सब देखिए। सब कुछ आप यूपीएससी ओरिएंटेड करने की सोचेंगे ना तो बहुत चीज़ हो जाएंगी। अच्छा, एक राज्यसभा चैनल होता है, लोग उसको एस्पिरेंट्स ना उसको देखते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग दैट यू कैन सी। आपको बहुत सा ना अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी टॉपिक्स पे। 12th के बाद प्रिपरेशन शुरू करें, क्या बताऊँ मैं आपको। 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, एक्सपोज़र गेन करते हैं, कुछ करिए, इंटर्नशिप्स वगैरह कीजिए, स्किल्स गेन कीजिए, थोड़ा अपना एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाइए इन केस यूपीएससी डजंट वर्क आउट। हालाँकि इट शुड वर्क आउट फॉर एवरीबॉडी, आई ब्लेस यू ऑल। बट ऐसे में से आप ये पूछेंगे 12th के क्लास 12th के बाद क्या करें? क्लास 12th के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना? माइंडसेट डेवलप कर लीजिए पढ़ने का। How to prepare for essay and ethics? I'm scared from these two papers. Don't be scared of these two papers. See, I'll tell you one thing. If you ignore essay and ethics, you will not get a rank. ठीक है, आई से अगेन, अगर आप एसए और एथिक्स को इग्नोर कर देते हैं तो आपको रैंक नहीं मिलेगा, कोई भी रैंक नहीं मिलेगा। एसए और एथिक्स में आप एवरेज से एवरेज मार्क्स नहीं ला सकते, उसमें तो ज़्यादा मार्क्स चाहिए आपको। वो आपका रैंक बनाता है, वो आपका रैंक क्या, वो आपका उस होली पीडीएफ में नाम लेके आता है एसए और एथिक्स, तो आप उसको तो लाइटली नहीं ले सकते। सेकेंडली, अगर आप उससे डर रहे हैं तो ये मैं कहूँगी कि बिल्कुल मत डरिए, एसए और एथिक्स बहुत क्रिएटिव पेपर है, इनमें आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होता। जब मैं बोलती हूँ कि नॉलेज, तो नॉलेज से मेरा मतलब होता है फैक्ट्स, फिगर्स, कंसेप्ट्स, बहुत सारा ज्ञान उसके बारे में बहुत पढ़ा हुआ हो, जैसे कि हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पे इतनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ये सब पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपका कंटेंट डेवलप होता है। एसए और एथिक्स दो ऐसे पेपर हैं, इसमें आपको इतना नॉलेज तो चाहिए ही नहीं, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और एथिक्स के पेपर में केस स्टडी एज अ मैच्योर पर्सन अप्रोच करनी है, एज एन ऑफिसर आप कैसे डील करेंगे उस सिचुएशन को, ये आना चाहिए। इन पेपर से डरने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल कम रखिए और अपना सोचने का दायरा जो होता है ना, दायरा मतलब होता है डायमेंशन, इन द सेंस कि आप बहुत तरीके से एक ही बात को सोच सकते हैं। अगर आप वो डेवलप कर लेते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर इवन अदर सब्जेक्ट्स, तो आपको इस सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगा। इससे कि पेपर से, एथिक्स के पेपर से मत डरिए, प्लीज़ मत डरिए। इसमें आपको मार्क्स लाने ही हैं, एस्से और एथिक्स में तो मार्क्स लाने ही हैं। सी, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्कोरिंग सो गुड इन जीएस, दे आर स्कोरिंग टू गुड इन ऑप्शनल, बट बिकॉज़ दे आर नॉट गेटिंग मार्क्स इन एस्से एंड एथिक्स, सो उनका हो जाता है थोड़ा। तो आई थिंक एवरीबॉडी हु इज स्कोरिंग गुड, नो, एस्से और एथिक्स में जिसका अच्छा मार्क्स आ रहा है ना, वो आपको एक ही चीज़ बोलेगा कि अपना ना मटेरियल कम रखिए एथिक्स के लिए, केस स्टडी को अप्रोच करने का तरीका बढ़ा लीजिए, उसको समझ लीजिए एक बार। हर एक वर्ड जो एथिक्स के सिलेबस में मेंशन्ड है उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कोई छोटा-मोटा डायग्राम ये समझ लीजिए, ये याद कर लीजिए। ऐसे देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, उसको आप कर लेंगे ना तो आपका प्रीलिम्स क्रैक होने का एज बन जाता है, ठीक है? उसको यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बताइए क्या होता है? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये 4-5 टॉपिक्स अगर आपके बहुत अच्छी तरह कवर्ड है ना, तो आपका प्रीलिम्स करने का एज बढ़ जाएगा, और इनमें कॉन्फिडेंस लाइए, इनके क्वेश्चन गलत मत होने दीजिए, तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक कुछ लोगों को मुश्किल लगता है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट के कई बार बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ बार ज्योग्राफी के भी आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा लाइटली ले सकते हो, थोड़ा लाइटली। कहने का मतलब कि अगर आप पॉलिटी नहीं करके गए तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, बट मान लीजिए आप एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ के चले गए तो स्टिल यू कैन क्लियर योर प्रीलिम्स। So you should know how important some topics are. You should know how important some subjects are. But in the end आपको मेंस में जब आंसर लिखने हैं तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। 11th में कौन से सब्जेक्ट्स थे, क्यों पूछ रहे हैं आप? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं बता देती हूँ 11th में क्या था।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स यानी कि C++, इंग्लिश, और क्या होता है, मैथ्स। मैम एस्से में अपने को बिगिनिंग में हाइपोथेटिकल स्टोरी लिखनी होती है कि रियल स्टोरी लिखनी होती है? टेल मी अबाउट एनेक्डोट्स। सी आपको कोई स्टोरी नहीं लिखनी होती है, मत लिखिए स्टोरी टोरी। छोटा सा वो मैं समझ रही हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं ये जो सम पीपल से कि आप स्टार्टिंग में एक हाइपोथेटिकल दो कैरेक्टर्स बना लीजिए, उनको यूज करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आप में इतना स्किल्स है ना वो स्टोरी डेवलप करने का, वो तो 2-3 लाइन में डेवलप कीजिए और समेट दीजिए उसको 2-3 लाइन में। मैंने क्या देखा है, इस स्टोरी बनाने को फॉलो करने के चक्कर में लोग फर्स्ट पेज ऑफ द एसे है ना वो स्टोरी डेवलप कैरेक्टर डेवलपमेंट में निकाल लेते हैं। सी इट इज नॉट अ स्क्रिप्ट दैट यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग एन एसे। आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वो कैरेक्टर या जो भी आप कह रहे हैं स्टोरी डेवलप करनी है, रियल या फिक्शनल कोई भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। आप भगवत गीता से कुछ कोट कर सकते हैं, आप महाभारत से कुछ कोट कर सकते हैं, एक दो लाइन आप अर्जुन को कोट कर सकते हैं गीता से, कुछ भी कर सकते हैं आप। पर आपको ये ध्यान रखना है कि एस्से का जो टॉपिक है वो आपके हर पैराग्राफ में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्योंकि स्टोरी डेवलप की थी तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके हर एस्से के पैराग्राफ में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी एनेक्डोट्स वगैरह एंड सी यू आस्क थ्री थिंग्स, रियल स्टोरी, फिक्शनल स्टोरी या एनेक्डोट्स, क्या यूज करना है? आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग के 2-3 लाइन में या फिर छोटा सा एक पैराग्राफ में आप वो समेट देंगे, उससे आपका ऐसे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ऐसे के हर पैराग्राफ में आपका जो टॉपिक ऑफ द ऐसे उससे रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उससे संदर्भ इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि आप स्टोरी डेवलप कर रहे हैं। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप कौन सा स्टोरी यूज करें, फिक्शनल और ये सब। अगर आप फिक्शनल यूज कर रहे हैं तो थोड़ा रेलेवेंट होना चाहिए, कुछ कि एकदम से स्ट्राइक हो जाए पढ़ने वाले को, कुछ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसकी स्टोरी कि एग्जामिनर को आपकी स्टोरी समझने में ही 5-10 मिनट लग गई तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं देगा। चलिए ठीक है, नाउ आई थिंक आई विल एंड दिस सेशन। We can have another session sometime later, but right now I think I've answered most of the questions of yours. Um, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करते हैं तो मुझे भी नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो सेकंड में तो थर्ड में तो कर ही देती ना। ऑप्शनल, माय ऑप्शन वाज सोशियोलॉजी, माय मार्क्स वर अराउंड 280। कौन कौन से पेन यूज करने हैं? एक पेन यूज कर लीजिए वही बहुत है। सॉरी, ब्लू पेन यूज किया था मैंने, जेल पेन मीन्स का आंसर लिखने के लिए, वही बहुत है। देखिए मैंने ये देखा है कि जो बिगिनर एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो इस तरह के आपके ना जो क्वेश्चंस है ना वो अननेसेसरी डिटेल्स पे जा रहे हैं। आप बहुत बड़ा एक फोबिया बना रहे हैं यूपीएससी का। ओवर द टाइम आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि अरे पेन कौन सा यूज करना है, पूछ रहे थे। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जिस भी पेन में, दुनिया के किसी भी पेन से, या वो 2 रुपीज का पेन है, 20 रुपीज का है, 200 रुपीज का है, जिससे भी आप 7 मिनट में वो 2 पेज और 9 मिनट में वो 3 पेज लिख सकते हैं ना, आप उस पेन से लिखिए, बशर्ते वो बस ब्लैक या ब्लू हो। तो प्लीज आप बहुत निटिग्रिटीज में मत जाइए, एक बिग पिक्चर से देखिए इस एग्जाम को। हाउ टू कवर सिलेबस फॉर सोशियोलॉजी, पिक अप एवरी टॉपिक। सी देयर आर 2 पेपर्स और एटलीस्ट 3 to 4 बिगर टॉपिक्स जो है ना दोनों पेपर में सोशियोलॉजी के, वो ओवरलैप होते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को, जो ओवरलैप टॉपिक्स हैं, उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए वंस यू आर डन विद फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस। ठीक है, थिंकर्स बहुत अच्छी तरह कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं थिंकर्स पे सोशियोलॉजी में। एसए और एथिक्स का फोबिया निकाल दो दिमाग से। अगर आपको फोबिया बनाना ही है ना तो आप अपने ऑप्शनल का या फिर हिस्ट्री का, ठीक है, उन सब चीज़ों में फोबिया बनाओ जिनका आपको पढ़ना है, पढ़ के भी याद नहीं हो पाता है। एसए और एथिक्स में क्या फोबिया बनाना है? नो नो नो, प्लीज डोंट। फोबिया, सी, जब आपको फोबिया और फियर डेवलप हो जाता है ना, देन आपका फेलियर का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले तो फोबिया को निकाल लीजिए, उसके बाद ही तो पढ़ाई हो पाएगी ना। And don't be sorry for putting these questions. I understand these questions where you people are coming from. Never be sorry for asking questions. See, स्टूडेंट लाइफ में ना सेल्फ रिस्पेक्ट को जीरो कर दो एक तो सब।
Everybody, to all the aspirants preparing for any exam, please do not have self respect within the premises of the classroom या फिर किसी सेशन में या फिर इंटरेक्टिंग विद द मेंटर. सेल्फ रिस्पेक्ट जब आप छोड़ दोगे ना तो आपका इनहिबिशन कम हो जाएगा क्वेश्चंस पूछने के लिए. और क्वेश्चंस पूछिए, कितना भी लेम हो क्वेश्चंस पूछिए. ये सब कॉन्फिडेंस लाइए आप, तब आप आगे ना वो डेवलप होगा आपका. न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े? हिंदू पढ़ते हैं सब, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं. और मैंने लास्ट में थोड़ा सा वो भी आफ्टर दिस अटेम्प्ट, मतलब 2022 के अटेम्प्ट के लिए जो मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही थी, बट उससे पहले मैंने हमेशा हिंदू ही पढ़ा है, तो आप हिंदू पढ़ सकते हैं. आजकल इंडियन एक्सप्रेस भी थोड़ा लाइन होता जा रहा है यूपीएससी के डिमांड्स के अकॉर्डिंग, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं. सी सैट के लिए आई कैन नॉट टेल यू मच. सी सैट के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए. उसका पूरा क्वेश्चन बैंक आता है विद सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड आल्सो एक्सप्लेन्ड टॉपिक्स. तो वही है, आप प्रैक्टिस करिए, सी सैट के मॉक्स लगाइए. पास ही तो करना है ना, मतलब वो तो क्वालिफाई करना है ना सिर्फ. तो सी सैट में नेगेटिव कम कीजिए. और जो इंग्लिश के जो आजकल आ रहे हैं ना, मतलब नॉन क्वांट सेक्शन जो है सी सैट का, वो बल्कि मेरे को आजकल ज़्यादा डूएबल लग रहा है इन कंपैरिजन टू क्वांट. टू पीपल विद नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड आई वुड सजेस्ट कि वो क्वेश्चंस जो आते हैं ना सी सैट में, जिसमें कि ऑप्शंस डायरेक्ट होते हैं कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 3, 4 कोई भी एक करेक्ट है, वो तो शॉर्ट करके आइए. इन्फरेंस निकालना होता है या पैराग्राफ का मीनिंग निकालना होता है, ये क्वेश्चन आप शॉर्ट करके आइए, हो जाएगा. ज़्यादा ना ये मत सोचिए कि क्वांट में आपको 100% क्लियर सारे क्वेश्चंस करने हैं. जैसे सी सैट में क्वांट में क्वेश्चंस आते हैं, तो हाँ उसमें आपका एक्यूरेसी ज़्यादा. 20 क्वेश्चन आ रहे हैं क्वांट के, तो 20 के 20 आने चाहिए. 10 आते हैं तो वो भी काफ़ी. प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एलिमिनेशन टेक्निक्स इन गेस वर्क कैसे डेवलप करें. सेकंड प्रीलिम्स में क्या मेरे को प्रॉब्लम हो जाता था, फर्स्ट प्रीलिम्स में खासकर, कि मैंने टॉपिक मतलब क्वेश्चन देखा प्रीलिम्स का और मैंने देखा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, तो मैं उस क्वेश्चन को ही नहीं अटेम्प्ट करती थी. वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि आप देखेंगे कि जब आपको एलिमिनेशन टेक्निक और गेस वर्क आता है ना, तो वो क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप करने का, कि मैं आपको भी बता दूँ, बस यही होता है कि आप ओवर द टाइम मॉक टेस्ट देते जाएंगे तो एलिमिनेशन टेक्निक डेवलप हो जाएगा. मोस्टली यही होता है कि आपको जब 4 में से 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दिए हैं और आपको डाउट है 2 ऑप्शंस में 50-50, तो वो करना ही है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट. ठीक है, ये सब स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है जिसमें कोई स्पेसिफिक डिटेल या फैक्ट दिया होता है कि 13% ऑफ प्लांट्स आर समथिंग. ठीक है, मोस्टली स्टेटमेंट्स गलत होती हैं. ऑल ऑफ द अबव वाली स्टेटमेंट्स जनरली ठीक होती हैं. ये सब आप देखिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जितने आप मॉक्स देंगे ना उतना आपका वो डेवलप हो जाएगा. कोई शॉर्टकट नहीं है. सी understand one thing everybody, for any stage of this exam na, I cannot or nobody can give you a shortcut. ठीक है, so there is a very long process and you have to go through that process, not once but you have to go through that same process repeatedly, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए. So there is no shortcut to reading atlas, there is no shortcut to elimination technique कैसे करें, but it is doable, right? Don't develop the phobia, but you have to do it. कोचिंग मत कीजिए, कोचिंग ले जाएंगे ना तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे कोचिंग और सेल्फ स्टडी में. तो 1 साल का अगर टाइम है तो मेरे ख्याल से सिर्फ सेल्फ स्टडी करें. रिम्स का पेपर कितनी आइटरेशन में खत्म होना चाहिए? ठीक है, तो आप फर्स्ट आइटरेशन में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है ना, ठीक प्रिपरेशन है. और तो आप मिनिमम 30, एवरेज 35-40 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे फर्स्ट आइटरेशन में. सेकेंड आइटरेशन में आप वो वाले क्वेश्चंस करेंगे और ये जो आपके 30-40 क्वेश्चंस है ना, ये लगभग 40-45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए. सेकेंड आइटरेशन में आप उन क्वेश्चंस पे जाएंगे जिसमें आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हैं और आपको 2 में डाउट है. ठीक है, थर्ड आइटरेशन में आप थोड़े अपने अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने वाले क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, कि मान लीजिए आप 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट पे अटके हुए हैं, तो आपको अभी एटलीस्ट आजकल जो रैंडमनेस बढ़ गई है उसके हिसाब से 90 क्वेश्चंस तो करते ही हैं लोग. डिपेंड करता है आपकी क्या एक्यूरेसी है. अगर आप 90 भी अटेम्प्ट करने का सोच रहे हैं तो थर्ड आइटरेशन में आप 75 से लेकर 90 पे बढ़ना है आपको. ठीक है,
वो वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना जिसमें आप 2 एलिमिनेट कर चुके हैं, उसको भी अगर आप छोड़ के आ रहे हैं अनअटेम्प्टेड, तो ये तो बहुत ही गलत है, वो तो करना ही है। इंटरव्यू के लिए कुछ हेल्प नहीं है, इंटरव्यू के लिए एक ही हेल्प है, आपका बोलने का तरीका, आप में एक हम्बलनेस होनी चाहिए, एक बहुत एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके बोलने में, जो आपके दिमाग में है आप वो बोल पाएँ, ब्लैबर ना करें वहाँ पे जाके, जो पूछ रहे हैं वो बताइए, पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए। मैं बार-बार आई कैन नॉट फोकस, आई कैन नॉट रिआइटरेट ऑन दिस थिंग, ऑन दिस वर्ड इनफ। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करो मतलब। तो ना आपको दिखना चाहिए कि आप एक इंडिविजुअल हैं हू हैज़ सम पर्सनैलिटी, हू हैज़ सम ओपिनियन। इंटरव्यू के लिए यही गाइडेंस है, इंटरव्यू के लिए कोई अलग बैठ के थोड़ी ना किताब पढ़नी है। इसमें करंट अफेयर से वाकिफ़ रहिए, थोड़ा-सा ओपिनियन रखिए हर एक टॉपिक के बारे में, थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञानी नहीं बनना है किसी सब्जेक्ट का। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स आई थिंक 2 एंड हाफ मंथ्स, 75 डेज़ समथिंग। 75 डेज़ तक मिनिमम रखिए। So I think I'll end this now. Thank you so much for having me here. Thank you UPSC Time channel for inviting me for this session. I loved to answer all these questions. And to all the aspirants down there, I would just say कि आप जिस भी स्टेज पे हैं ना अभी, उस स्टेज पे रहिए और उसमें प्रिपरेशन करते रहिए। ब्रेक डाउन मत की मतलब होने दीजिए अपना। आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना, वो आपके हाथ में है और उसको सुप्रीम रखिए और यूपीएससी प्रिपरेशन को सेकेंडरी रखिए। ठीक है, यू आर अलोन इन दिस जर्नी एंड अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका कोई साथ दे इस जर्नी में, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू in whatever stage you are. Keep doing the hard work and ज़्यादा ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आई थिंक ये थोड़ा अनकन्वेंशनल होगा बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस के पीछे मत भागिए। कुछ-कुछ चीज़ें आप हिट एंड ट्रायल से भी सीखेंगे और मेरे अकॉर्डिंग टू आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल लर्न फ्रॉम हिट एंड ट्रायल। मैंने आज 1.5 घंटे लगभग यहाँ पे इतनी बातें बोली हैं, बट स्टिल यू विल गो बैक एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ऐसा ही होता है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में यही किया ना कि मैंने भी टॉपर वीडियो देख लेती थी किसी का और वो करने की कोशिश करती थी, बट अल्टीमेटली मेरे को अपनी चीज़ें खुद की हिट एंड ट्रायल से जो समझ में आई और याद हुई और वो कुछ हुआ ना, तो वो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है। मैं यहाँ पे कितना ही ज्ञान दे लूँ आपको, ठीक है, करेंगे आप वही जो आपको ठीक लगता है और वही काम आएगा आपके। तो किसी की स्ट्रैटेजी को आइडियलाइज़ मत कीजिए, किसी की बातों को आइडियलाइज़ मत कीजिए, हमको ऐसे मत ट्रीट कीजिए, हम कोई सेलिब्रिटी हैं, कुछ नहीं, ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, आप इसको क्लियर कीजिए और ज़्यादा बहुत डाइवर्स काइंड ऑफ गाइडेंस के पीछे मत भागिए, बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे मत भागिए, अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए। तो आई थिंक आई विल वाइंड इट अप हियर। Good night, everybody. Thank you so much. We'll have another session sometime again. All the best. Take care.